अर्थव्यवस्था के अपने टॉपिक के तहत हम लोगों ने पिछले क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि अर्थव्यवस्था का संगठन कैसा होता है, और उस संगठन में हमने जाना था कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के संगठन या 3 प्रकार के प्रकार। तो उसमें एक आपका था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक थी आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी कि पहले कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई, फिर समाजवादी आई, और अंत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। और फिर जेएम कीन्स और ऑस्कर लॉन्ज जैसे व्यक्ति, या फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो विश्व बैंक द्वारा भी तमाम ऐसे प्रस्ताव आए जिसमें ये स्वीकार कर लिया गया कि ना तो एडम स्मिथ का मत बहुत अच्छा है, ना ही कार्ल मार्क्स का, यानी दोनों में कुछ कमियां हैं और दोनों के अच्छाइयों को लेकर के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई जाए। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी। अब देखिए, इसके अलावा भी अर्थव्यवस्था के और कई प्रकार होते हैं जो आप मुख्य रूप से जान लीजिए। एग्ज़ाम में कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अन्य प्रकार या जो अन्य प्रकार हो सकते हैं, इस वीडियो में हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, उन चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक अर्थव्यवस्था का प्रकार बताऊंगा, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे हम सब लोग। तो क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और इस आधार पे भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे इस आधार पे अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक होती है कृषक अर्थव्यवस्था, या जिसको आप कई बार पढ़ते हो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है उद्योग अर्थव्यवस्था, और तीसरी अर्थव्यवस्था होती है सेवा अर्थव्यवस्था। तो जैसे आपसे पूछेगा कि ये एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है, वो किस प्रकार है कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका उस अर्थव्यवस्था में क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या है, इस आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है कृषक अर्थव्यवस्था, जिसको आप कई बार सुनते हो, कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसी तरीके से एक होती है उद्योग अर्थव्यवस्था, यानी उद्योग प्रधान, और एक होती है सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा प्रधान। तो देखिए, अगर रूढ़ परिभाषा हम पढ़ेंगे तो कृषक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें कृषि क्षेत्र का योगदान उनकी जीडीपी का 50% से ज़्यादा हो, यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं। ये लगभग परिभाषा तीनों क्षेत्रों पे लागू होगी। यानी अगर किसी अर्थव्यवस्था में इन तीनों क्षेत्रों में से किसी एक का योगदान 50% से ज़्यादा है, तो हम उस अर्थव्यवस्था को उस क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कोई अर्थव्यवस्था की अगर अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और उसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से आ रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत आज़ादी के बाद एक कृषक अर्थव्यवस्था था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। फिर धीरे धीरे भारत शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए, जैसे आज अगर हम बात करें तो यदि योगदान के आधार पर देखेंगे तो भारत एक कृषक अर्थव्यवस्था नहीं है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अब 20% से नीचे है, 13-14% या इसी आसपास घटता बढ़ता रहता है, जबकि हमारी 50% जनसंख्या कृषि में अभी भी लगी हुई है। तो जनसंख्या के लगे होने के आधार पर आज भी अर्थशास्त्री इस बात को बताते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जबकि अगर योगदान के लिहाज से देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो कुल मिलाकर के रूढ़ परिभाषा के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करेंगे तो भारत एक सेवा अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन जनसंख्या कहाँ पर नियोजित है, जीविका सबसे ज़्यादा कहाँ से पाती है, उस आधार पर हम देखेंगे तो अभी भी भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो रूढ़ परिभाषा के आधार पर न समझा जाए, बल्कि इसको साधारण तरीके से समझ लिया जाए कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि में नियोजित है, अधिकांश जनसंख्या को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है और कृषि उस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है, तो वो कृषक अर्थव्यवस्था है। यही चीज़ उद्योग पर लागू होती है। जैसे बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं उद्योग अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। उद्योग अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें उद्योगों की प्रधानता होती है, और जो अर्थव्यवस्थाएं विशुद्ध तौर पे सेवा से संबंधित होती हैं या जिनकी
जिनकी जीडीपी में सेवा का बहुत बड़ा योगदान होता है उनके रोजगार में, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेवा अर्थव्यवस्था। तो आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि ये भी एक अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, कृषक अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। इसके बाद अर्थव्यवस्था का एक प्रकार और आप जान लीजिए, शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर। मतलब कि शेष विश्व का मतलब क्या है कि जैसे कोई देश है और उसके अलावा अन्य देश जो हैं उसको हम कहेंगे शेष विश्व। तो शेष विश्व के साथ कोई अर्थव्यवस्था अंतर संबंध रखती है या नहीं रखती है, इस आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये आप निश्चित तौर पे पढ़े होंगे कि एक होती है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को आप कैसे जानेंगे कि वो शेष विश्व के साथ अंतर संबंध करती है या शेष विश्व के साथ अंतर संबंध नहीं करती है। यानी अगर कोई अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ आयात निर्यात करती है, या कह सकते हैं आयात निर्यात एक चीज़ है, आप जानते हैं विदेश से कोई सामान मंगाना या कोई वस्तु मंगाना क्या है, आयात है, और भेजना निर्यात है। तो आयात निर्यात करती है। हमारे देश के लोग आउटसोर्सिंग के द्वारा वहाँ पर जा कर के काम करते हैं, या उन देश के नागरिक हमारे देश में काम करते हैं। मतलब खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, ओपन इकोनॉमी। जैसे मैंने बताया था कल आपको कि चाइना ने 1985 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। भारत ने भी 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा खुलापन लाने का प्रयास किया था। वैश्वीकरण की तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी थी। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहाँ पर आयात निर्यात होते हैं, FDI का प्रवाह होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रवाह होता है, उन देशों में या उन देशों में आपस में नागरिक या व्यक्ति एक दूसरे के यहाँ कार्य के लिए जा सकते हैं। तो जो अर्थव्यवस्थाएं शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध रखती हैं, व्यापार करती हैं, आयात निर्यात जिसको कह सकते हैं, लोगों का आवागमन होता है, FDI का प्रवाह होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम खुली अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आमतौर पर विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाओं की समर्थक थी। दूसरी तरफ वो अर्थव्यवस्थाएं आती हैं जो शेष विश्व के साथ संबंध नहीं रखती हैं, यानी जो शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं रखती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम बंद अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्थाएं ये मानती थी कि जैसे शुरुआती समय में कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसे दिखेंगी आपको जो बंद थी। वर्तमान में तो लगभग विश्व के तमाम देशों को अगर हम आकलन करें तो बंद अर्थव्यवस्थाओं का युग अब समाप्त हो चुका है। हाँ, उत्तरी कोरिया जैसे कुछ देश आपको मिल सकते हैं जो ज़्यादा शेष विश्व से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी व्यापार कहीं ना कहीं चाइना के साथ या रूस के साथ या कुछ देशों के साथ चोरी छुपे होता है। उनके ऊपर तमाम सारे व्यापारिक प्रतिबंध है उत्तरी कोरिया जैसे देशों के ऊपर। तो कुछ कह सकते हैं कि हाँ, वो ओपन नहीं है पूरी तरीके से। तो बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व के साथ संबंध नहीं रखती है, यानी वो आयात निर्यात, व्यापार, FDI, आउटसोर्सिंग जैसे कार्यों में विश्वास नहीं रखती है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं शुरुआत में ऐसा मानती थी कि खुली अर्थव्यवस्था से उनका नुकसान होगा। तो देखिए, ये 100% कोई आयात निर्यात करता है नहीं करता है, ये तो आजकल संभव नहीं है, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है। जैसे देखिए, खुलापन लाने का मतलब क्या होता है कि हम शेष विश्व के साथ जुड़ते हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज करने का मतलब है कि हम कम जुड़ते हैं। जैसे भारत 91 के पहले शेष विश्व के साथ बहुत कम जुड़ाव रखता था या सीमित मामलों में रखता था। 91 के बाद उसने वैश्वीकरण की शुरुआत की। अभी एक आपने देखा होगा कि भारत ने RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं खुलेपन के खिलाफ है। अमेरिका को आपने देखा होगा, उसने कई ऐसे मंचों को छोड़ दिया जहाँ पे खुले विश्व की वकालत की गई थी। तो अगर इसको पूर्ण रूप में केवल एक शब्द में समझेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो वो एक अलग मामला है। जबकि अगर इसको बहुत व्यापक तौर पे समझेंगे तो खुलापन एक प्रक्रिया है। ओपननेस या जो विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो खुलेपन का समर्थन करती है, और जो वैश्वीकरण के विरोधी तत्व हैं वो बंद अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इसके बाद एक अर्थव्यवस्था का प्रकार आपको समझना होगा नियोजन के आधार पर। नियोजन मतलब, नियोजन के लिए एक शब्द है प्लानिंग, आर्थिक नियोजन एक शब्द है पूरा, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो नियोजन आमतौर पे समाजवादी या राज्य आधारित अर्थव्यवस्थाओं का लक्षण है।
जो अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी होती हैं या जिनमें राज्य आधारित या राज्य जिन पे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है, वहाँ पे नियोजन होता है। नियोजन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नियोजन के आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहली योजनाबद्ध या नियोजित अर्थव्यवस्था होती है और दूसरी गैर योजनाबद्ध या गैर नियोजित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो नियोजन का सरल मतलब क्या होता है कि जब केंद्रीय सरकार या राज्य या सरकार जो भी है, जब वो एक केंद्रीकृत नियोजन करती है, सारे संसाधनों का आकलन करके फिर उन संसाधनों के आधार पर योजना बनाती है और योजना बना करके विकास कार्यों को संपादित करती है, तो उसको हम कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। जैसे आप जानते हैं कि सोवियत संघ आर्थिक नियोजन को या केंद्रीकृत नियोजन को अपनाने वाला पहला देश था। भारत ने भी अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ से ली और भारत ने इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी भारत द्वारा। अब योजना आयोग का स्वरूप बदल चुका है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान युग में ये माना जा रहा है कि अब नियोजन का युग समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ भी नियोजन से किनारा कर चुका है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि जब कोई राज्य या सरकार सारे संसाधनों का आकलन करके अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों का आकलन पहले करती है, फिर उसके आधार पर नियोजन करती है। नियोजन का मतलब है प्लान बनाती है। जैसे 5 ईयर प्लान आपने सुने होंगे, भारत में थे पंचवर्षीय योजना। और जो अर्थव्यवस्थाएं ऐसा नहीं करती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को गैर नियोजित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। यानी कि वे अर्थव्यवस्थाएं कोई 5 ईयर प्लान या नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती या उनमें पहले से कोई लक्ष्य आदि नहीं रखे जाते हैं और मुक्त आधार पर कार्य करती रहती हैं। तो जैसे जो अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी नहीं थी, आमतौर पे वो नियोजन को स्वीकार नहीं करती थी। जैसे भारत ने भी अब नियोजन के विचार को त्याग दिया है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के विचार को हटा दिया गया है, योजना आयोग को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर नवीन प्रवृत्तियां आ गई हैं। तो जब आपसे पूछेगा नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती हैं? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं, और दूसरी होती हैं गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं। इसके बाद एक और प्रकार आप ध्यान रखेंगे, एक होता है विकास। हालांकि विकास शब्द को हम सब आगे पढ़ेंगे, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को अगले टॉपिक में हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये आपने सुना होगा, एक विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था और एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। हालांकि बाद में विश्व बैंक ने अल्प विकसित शब्द का विरोध, मतलब एक हुआ कि अल्प विकसित शब्द का प्रयोग न किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, विकसित की अपनी कोई परिभाषा नहीं है। हालांकि आय के आधार पर भी बंटवारा एक होता है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं। लेकिन विकसित शब्द का सरल मतलब ये होता है कि जहाँ पर उत्पादन उपभोग का स्तर बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे आय, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी स्थितियाँ या शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा वहाँ पर रोजगार उच्च होते हैं, भुखमरी गरीबी जैसे तत्व नहीं पाए जाते या न्यूनतम पाए जाते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम विकसित कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार भी कम होता है, लोकतांत्रिक देश ज़्यादातर ऐसे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन भी ज़्यादा दक्ष होता है, लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च होता है। तो तमाम तत्व मिल करके लैंगिक भेद यहाँ पर न्यूनतम होते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि विकसित अर्थव्यवस्था केवल धन के आधार पे ही हम मान लेंगे, केवल धन या केवल जीडीपी एकमात्र आधार नहीं है। देखिए, विकास शब्द अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। यानी जो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा परिवहन, अच्छा संचार, अच्छा जीवन स्तर, पेयजल की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करती हैं कि कोई देश विकसित है या नहीं है। तो विकास के लिए वृद्धि की ज़रूरत तो होगी ही होगी। जैसे कोई समाज विकसित है तो जीडीपी या धन वहाँ का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन धन जरूरी नहीं कि जहाँ पे बहुत धन हो वहाँ पे विकास भी हो या विकसित हो वो समाज। तो धन तो एक अनिवार्य चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का स्तर है, आर्थिक असमानता ना हो, वहाँ पे आय की असमानता हो, भेदभाव न्यूनतम हो, लिंग के आधार पर, रंग वर्ण के आधार पर ना हो। तो ऐसे अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्थाएं। जैसे यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इनको हम, जापान, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम किस वर्ग में रखेंगे? ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। दूसरे चरण में आती है विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, यानी जो विकसित तो नहीं है लेकिन विकसित होने का प्रयास कर रही हैं, यानी अपने संसाधनों आदि का प्रयोग करके निरंतर विकास मार्ग पे आगे बढ़ रही हैं। इसमें जैसे हम भारत को रख सकते हैं, चाइना भी इसमें आता है। हालांकि अमेरिका भारत और चीन का विरोध करता है
कि ये दोनों अब विकासशील देश नहीं हैं, तो विकासशील देश हैं। और उसके बाद तीसरे चरण में अल्प विकसित आते हैं, मतलब जहाँ पे अभी भी प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन नहीं हुआ है, आय का, उपभोग का, उत्पादन का स्तर बहुत न्यून है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। तो विकास के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसके बाद अर्थव्यवस्था का एक प्रकार और आप जानिए, ये है निर्भरता के आधार पे, यानी कि आपने सुना होगा आजकल बड़ा एक नारा चर्चा में है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है। हालांकि इसके पहले अगर आप तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया है। खाद्यान्न उत्पादन जब हमारा 1965 के आसपास बहुत न्यूनतम था और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अमेरिका ने हमको गेहूं देने से मना कर दिया, हमारा एक समझौता था अमेरिका के साथ PL 480, तो उस समय भी तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और कई पंचवर्षीय योजनाओं में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कोई पहली बार आई है। तो देखिए, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्थाएँ 3 प्रकार की होती हैं। एक अर्थव्यवस्था होती है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ जुड़ेगी नहीं, किसी के साथ व्यापार नहीं करेगी, वाणिज्य नहीं करेगी। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि हम अपनी जनसंख्या के अनुसार संसाधन स्वयं उत्पन्न करेंगे। जैसे भारत आज़ादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, तो फिर बाद में वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खाद्यान्न होंगे, फल सब्जियाँ आदि, जो हमारे यहाँ कम पैदा होते होंगे, हम विदेश से मंगाते हैं। लेकिन ऑल ओवर हम आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपनी ज़रूरतों का खाद्यान्न पैदा करते हैं। तो आत्मनिर्भर शब्द का मतलब ये मत समझ लेना कि बंद अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था दोनों समानार्थी नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, और उत्पादन अपने देश में करेंगे, और हम अपने देश को किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रखेंगे, या हम अपने देश को किसी अन्य अर्थव्यवस्था के अधीन अर्थव्यवस्था नहीं बनाएंगे, निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं बनाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होगी। तो ये आत्मनिर्भरता का सरल मतलब होता है। मैंने पहले ही कहा कि इसका मतलब ये नहीं है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब कि हम शेष विश्व के साथ संबंध तोड़ देंगे, नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमारे पास स्वदेशी विकल्प होने चाहिए हर क्षेत्र में। जैसे मान लो अभी क्या है कि मान लेते हैं कि फ़ोन मार्केट लेते हैं, कि भारत में जो मोबाइल फ़ोन की मार्केट है उसमें कोई भी ऐसा भारतीय ब्रांड नहीं है जो विदेशी फ़ोन को टक्कर दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि विदेशी फ़ोन हमारे यहाँ न बिके, हम अपने ही फ़ोन खरीदें, भले ही वो बेकार हो जाएं। मतलब हम फ़ोन के ऐसे ब्रांड बनाएं जो वैश्विक स्तर के हों, और हम अगर विदेशियों के फ़ोन खरीदते हैं तो हमारे फ़ोन भी कई देशों में बिकें। आत्मनिर्भरता का ये सरल मतलब है, नकारात्मक मतलब नहीं है। तो ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। अब एक आश्रित अर्थव्यवस्था होती है। आश्रित का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो भी विकास नहीं कर पाई हैं, जो अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन के लिए, उपभोग के लिए अन्य देशों पर आश्रित हैं, छोटी अर्थव्यवस्थाएं। जैसे तीसरी दुनिया के देश जिनको अर्थव्यवस्था में कहते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया एक शब्द प्रयोग होता है। तीसरी दुनिया के देश हैं, चौथी दुनिया के देश हैं जो बहुत गरीब हैं, तो वो किसी न किसी अर्थव्यवस्था पे आश्रित हैं। जैसे भारत के पड़ोस में अगर हम ले लें तो नेपाल और भूटान लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। हालांकि नेपाल के साथ आज हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी पेट्रोलियम आवश्यकता के लिए, अपने विदेशी व्यापार के लिए भारत पे आश्रित हैं। अगर भारत पे आश्रित होते हैं तो कई बार वहाँ का जो दूसरा धड़ा है वो चीन की तरफ झुकाव रखता है, तो वो चीन की तरफ झुकना चाहता है। तो लैंड लॉक्ड हैं, उनके पास अपनी समुद्री सीमा नहीं है, बंदरगाह नहीं है, तो किसी न किसी देश पे आश्रित रहेंगे। या कई बार होता है किसी देश के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन उसको दोहन करने लायक टेक्नोलॉजी या तकनीक नहीं है, तो वो अन्य देशों को अपने संसाधन देते हैं, वो तकनीक के द्वारा वहाँ दोहन करते हैं और उनको भी हिस्सा देते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहोगे आप? आश्रित अर्थव्यवस्थाएं। और एक परस्पर निर्भर होती हैं। परस्पर निर्भर का मतलब ये होता है कि जो दोनों के बीच में आती हैं, मतलब ये पूर्ण रूप में ना तो आत्मनिर्भर है ना ही आश्रित हैं, लेकिन ये आपस में मिलकर के अन्य देशों के साथ मिलकर के परस्पर निर्भर हैं, यानी कि ये दूसरे के पूरक के तौर पे काम करती हैं। तो इस 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं निर्भरता के आधार पे आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये जल्दी से किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया है। जैसे एक बार एग्ज़ाम में आया था, एसएससी का कोई एग्ज़ाम था, वहाँ पे पूछ लिया कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, श्रम बाहुल्य है कि पूंजी बाहुल्य है, इस तरह से करके, तो वहाँ पे उत्तर था श्रम बाहुल्य अर्थव्यवस्था। तो पूंजी या श्रम की उपलब्धता के आधार पर भी कुछ अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। एक अर्थव्यवस्था जो होती है जिसको हम कहते हैं श्रम बाहुल्य अर्थव्यवस्था, और एक जिसको कहते हैं पूंजी बाहुल्य अर्थव्यवस्था। तो ये भी एक प्रकार आप जान लीजिए। देखिए, श्रम बाहुल्य अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पे श्रम की अधिकता होती है, या श्रम की तुलना में जहाँ पे पूंजी कम होती है। देखिए, जब पूंजी कम होगी और श्रम ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो बेरोजगारी होगी या तो प्रवास होगा। और इन दोनों को साथ मिलाकर पढ़िए, यानी श्रम बाहुल्य अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम की अधिकता होती है। जैसे भारत को अगर हम देखेंगे तो भारत एक श्रम बाहुल्य अर्थव्यवस्था है। उसके कारण भी हैं, भारत एक युवा देश है, जनांक लाभांश की स्थिति में है। जनांक लाभांश का सरल मतलब होता है कि जब किसी देश की अधिकांश जनसंख्या युवा होती है तो एक बहुत बड़ा श्रम या एक बहुत बड़ा जनांकी लाभांश उसके पास होता है, अगर वो उसका प्रयोग कर ले। देखिए, भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या युवा है, श्रम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा श्रम विश्व के श्रम की तुलना में सस्ता है, और यदि उसका प्रयोग करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा ले जाएं तो ये एक प्रकार का लाभांश होगा। इसी को जनांकी लाभांश कहते हैं। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? जैसे भारत को अगर हमें शामिल करना हो तो हम किस में रखेंगे? श्रम बाहुल्य अर्थव्यवस्था में। और श्रम बाहुल्य है यानी यहाँ पे श्रम की अधिकता है। अब देखिए, बहुत ऐसे देश होते हैं जो पूंजी बाहुल्य होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, खाड़ी के देश हैं, या जैसे अमेरिका है, या कनाडा आप ले लीजिए, या यूरोप के अनेक देश आपको मिलेंगे जो पूंजी बाहुल्य हैं। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इसमें। अब देखिए, मान लेते हैं हम भारत का उदाहरण लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत के प्रवासी या भारत के जो प्रवासी हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत वर्तमान में विश्व में पहले स्थान पर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारा श्रम है, और ये श्रम कुशल और अकुशल दोनों श्रेणियों में है। और भारत में उस अनुपात में पूंजी नहीं है, तो हमारे देश के बहुत सारे नागरिक कहाँ पर चले जाते हैं? जहाँ पूंजी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा श्रम पूंजी की तरफ जाता है, पूंजी की तरफ उसका प्रभाव होता है, और यहीं से फिर एक प्रवास आता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये देश जो पूंजी बाहुल्य हैं ये अपना कंपनी को भारत में ही ला करके, जैसे FDI एक शब्द आपने सुना होगा, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो FDI के माध्यम से ये अपनी पूंजी भारत में लगाएं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा ये भारत में पूंजी लगाएं। जैसे भारत ये प्रयास लगातार कर रहा है कि जिन देशों के पास अधिक पूंजी है उनके साथ संबंध बना करके उनके यहाँ की कंपनियों को, उनके यहाँ की FDI को हम भारत में ले आएँ, ताकि श्रम और इनकी पूंजी मिलकर के भारत के विकास में योगदान दे सके। आपने सुना होगा, एक नारा दिया गया था, मेड इन इंडिया, भारत में बनाइए। जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि नोएडा में सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई ग्रेटर नोएडा में। तो उसका मतलब क्या है? सैमसंग दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी तो उससे हमें फ़ायदा होगा, हमारे श्रम को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा। तो देखिए, या तो श्रम पूंजी की तरफ जाता है या पूंजी श्रम की तरफ आती है। अब इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो भारत क्या प्रयास कर रहा है कि जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, यानी कि वैश्विक व्यापार सुगमता सूचकांक जो है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसको सुधार रहा है लगातार। क्यों सुधार रहा है? ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का प्रवाह है और हमारे श्रम को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य मिले। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो श्रम पूंजी की तरफ जाएगा या पूंजी फिर श्रम की तरफ आए। पूंजी श्रम की तरफ तब आएगी जब देश में पूंजी या निवेश के लिए अच्छा माहौल हो, वहाँ पे व्यापार करना आसान हो, व्यापार की सुरक्षा हो, लैंड यानी ज़मीन आसानी से मिले, बिजली की उपलब्धता हो, आदि आदि। तो आप पढ़ते हैं, एक इंडेक्स आगे आप पढ़ेंगे, डूइंग बिजनेस इंडेक्स या डूइंग बिजनेस इंडेक्स या डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आती है, जो विश्व बैंक जारी करता है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बताते हैं कि कौन सा देश कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम भारत में भी देखेंगे तो भारत के अंदर भी आपको दिखेगा। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे श्रमिक महाराष्ट्र से, राजस्थान से, या महाराष्ट्र राजस्थान ना कहिए तो महाराष्ट्र से या गुजरात से या फिर पंजाब से पलायन कर रहे हैं यूपी बिहार की तरफ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बहुत सारे श्रमिक हैं, झारखंड के हैं। तो आखिर ऐसे कौन से कारण है कि ये लोग वहाँ पर जाते हैं? यहाँ पर भी वही फैक्टर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पास बहुत सारा श्रम है, लेकिन उस अनुपात में पूंजी नहीं है। और यहाँ पे ऐसी सरकारें नहीं आई हैं जिन्होंने राज्य का डूइंग बिजनेस इंडेक्स सुधारा हो। यहाँ पे निवेश लायक माहौल अच्छा नहीं रहा है,
तमाम सारे उसके कारण हो सकते हैं। इसलिए हमारे जो प्रवासी हैं या जो प्रवासी मजदूर एक शब्द आजकल प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर जाते हैं? वो श्रम जो है वो पूंजी की तरफ जाता है। यानी वो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में जाते हैं। और वर्तमान संकट में आपने देखा कि काफ़ी समस्याएं आई, तो ये प्रवास होता रहता है। पूंजी श्रम की तरफ जाती है या श्रम पूंजी की तरफ जाता है। ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ पे निवेश और व्यापार की अनुकूल स्थितियाँ होती हैं, पूंजी वहीं पर अपना डेरा डालती है और श्रम वहाँ जाता है। तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक श्रम बाहुल्य और एक पूंजी बाहुल्य। तो समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था तो तीन मुख्य है ही हैं। ये भी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं। अगर इनको आप जोड़ देंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसके नोट्स बना डालेंगे आप।